दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र दे रहा हूँ उत्तर सहित। छोटा सा वीडियो लास्ट तक आप देख लेना। 8 अप्रैल के पेपर में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि हिंदी के हमारे 4-5 वीडियो आएंगे। उन 4-5 वीडियो में हम पूरी हिंदी को कवर कर लेंगे जिससे 8 अप्रैल के पेपर में एक प्रश्न भी इनसे बाहर नहीं जाएगा। ध्यान से आप देख सकते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। फिराक की रुबाइयों में भाषा का ये रूप हिंदी के किस कवि की समानता रखता है? तो ये सूरदास की समानता रखता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चांद का टुकड़ा वाक्य किसके लिए आया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूँ। एक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, वो हमारा व्लॉग चैनल है। तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट दिखाएं, आप उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चांद का टुकड़ा वाक्य किसके लिए आया है? तो चांद का टुकड़ा वाक्य है वो पुत्र के लिए आया है। किसके लिए आया? पुत्र के लिए आया। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, ये पद्यांश किसके लिए आत्मा है? तो ये पद्यांश किसके लिए आत्मा? तो ये माँ के लिए। ठीक है, 1 नंबर का इसमें सही हो जाएगा। देख आईने में चांद उतर आया पंक्ति में माँ बच्चे को आईने में किसका प्रतिबिंब दिखाती है? तो वो चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। माँ बच्चे को आईने में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है क्योंकि, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है। सही ऑप्शन 1 है कि बच्चा चांद लेने की जिद करता है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि देख आईने में चांद उतर आया पंक्ति में माँ बच्चे को आईने में किसका प्रतिबिंब दिखाती है? तो चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। इसके बाद आएगा कि माँ बच्चे को आईने में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है क्योंकि बच्चा चांद लेने की जिद करता है। अब एक पंक्ति वाले प्रश्न है हमारे, वो आप देख सकते हैं। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी का मूल नाम है रघुपति साय फिराक। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे 8 अप्रैल के पेपर में एक बेहतरीन स्कोर आप कर पाओ। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिराक गोरखपुरी ने उर्दू शायरों की किस परंपरा को तोड़ा था? तो किस परंपरा को तोड़ा था ये आपको बताना है कि उर्दू शायरी में लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत ही कम मिलते हैं। फिराक गोरखपुरी ने इन परंपरा को तोड़ा और अपनी शायरियों में लोक जीवन और प्रकृति चित्रण को स्थान दिया। नेक्स्ट है कि प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए ये वाक्य की दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। उपयुक्त वाक्य किसने कहे हैं? तो फिराक गोरखपुरी ने ये कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फिराक के रुबाइयों में भाषा के किस रूप का अनूठा गठबंधन दिखाई देता है? तो लोक भाषा का। ये प्रश्न आने पर आप कर दोगे लोक भाषा। रुबाई क्या है? आप लिखोगे कि रुबाई क्या है कि रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती है, जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति छंद होती है। नेक्स्ट है कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि कहना चाहता है कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं या दूसरों में कमियां निकालते हैं वे वास्तव में दूसरों का अहित न करके समय के असली रूप का, समय के बुरे विचारों का प्रकट करते हैं। अब लघुतरात्मक क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो भी आप देखें कि आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती उपयुक्त पंक्ति में कवि का क्या आशय है? तो क्या लिखोगे?
के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उपयुक्त पंक्ति में कवि का क्या आशय है। अब देखो ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपको 8 अप्रैल को ऐसे कैसे देखने को मिल जाए वैसे प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। तो व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर की हम बात करें तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरफ चमक रहे हैं लच्छे, भाई के बांधती चमकती राखी। उपयुक्त काव्यांश की सह प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। अब कैसे आप व्याख्या करोगे कि रक्षाबंधन की सुबह चमकती राखी, तो ये देखो इसके संदर्भ लिखेंगे पहले तो हम। तो कैसे लिखोगे कि उपयुक्त पद्यांश आधार हिंदी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 9 फिराक गोरखपुरी की रुबाई के अंतिम भाग से लिया गया है। प्रसंग की हम बात करें तो उपयुक्त पद्यांश में सांस्कृतिक चित्रण करते हुए भाई बहन के उमंग और प्रसन्नता के त्यौहार रक्षाबंधन का चित्रण किया गया है। व्याख्या कैसे करोगे आप कि फिराक गोरखपुरी अपने इस रुबाई के अंश में भारतीय सांस्कृतिक विरासत भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का चित्रण करते हुए रक्षाबंधन के त्यौहार को प्रकृति से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि सुबह से ही हल्के हल्के बरसात हो रही है और रस की पुतली अर्थात छोटी बहन जिसकी बातें बड़ी ही रस भरी हैं, बहन बिजली की चमक जैसी राखी अपने भाई के बांधती है। ऐसा लगता है कि जैसे बहन ने भाई के कलाई पर बिजली के संपूर्ण उजाले को बांध दिया हो। वह प्रकाश जो भाई बहन के प्यार का अनंत काल का प्रकाश रहेगा, विशेष के प्रकाशित करेगा। तो विशेष की अगर हम बात करें तो पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी में लिख देना आपको। उपमा और मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद्यांश में सांस्कृतिक चित्रण है। उसके बाद आप देखें हम बात करें तो मेरे भ्रमण की एकांत साथीन भक्तिन ही रही है माँ देवी वर्मा के इस कथन का इस अर्थ स्पष्ट करना है। तो कैसे लिखोगे आप कि लेखिका जब भी किसी स्थान की यात्रा करने के लिए निकलती थी तो भक्तिन उसके साथ हो जाती। किसी धार्मिक स्थल जैसे बद्री केदार की यात्रा के ऊंचे नीचे दुर्गम रास्ते में भी लेखिका की पथ प्रदर्शक बनकर चलती है। गाँवों में धूल भरे मार्गों पर लेखिका के साथ छाया बनकर चलती रहती थी, इसलिए भक्तिन लेखिका की एकांत की साथिन बनकर रही। अब भक्तिन का दुर्भाग्य उसके लिए किस प्रकार चुनौती बन गया था। ये प्रश्न आने पर कैसे लिखोगे आप कि भक्तिन के पति की असामाजिक मृत्यु तथा कुछ समय बाद उसके दामाद की मृत्यु ने भक्तिन को भीतर तक झकझोर दिया था। कुछ निर्णय ग्राम की पंचायत ने उसकी आशा के विरुद्ध कर दिया। जमींदार का लगान समय पर नहीं चुका पाने के कारण उसे अपमान का सामना करना पड़ा। इन समस्त कारणों से भक्ति का दुर्भाग्य उसके सामने चुनौती बन गया था। अब भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो चारित्रिक विशेषता इसके आप स्टार लगा लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि भक्तिन की मुख्य चारित्रिक विशेषता इस प्रकार से है। तो पहला लिखोगे कि स्वाभिमानी कर्मठ और कर्तव्यपरायण नारी के इसमें गुण थे। पति के असामाजिक मृत्यु के बाद भी परिस्थितियों का सामना करती रही। धार्मिक आस्था के साथ अंधविश्वासों में भी यकीन था। सेवक धर्म का पूर्ण वफादारी से पालन किया। अब तब मैंने समझ लिया इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, लेकिन ऐसा क्यों। देखो कुछ और मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। महादेवी वर्मा के भक्तिन से शरणात्मक रेखा चित्र का मुख्य भावार्थ स्पष्ट कीजिए। और हमारा 1-2 वीडियो और आएगा, उसमें बाकी जो बच गई हिंदी उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो ये जो हमारे हिंदी अनिवार्य के कुछ वीडियो थे इन सभी को आप ज़रूर देख लें। व्लॉग चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।